रेशे एवं वस्त्र। रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया। तंतु अथवा रेशे, जिसको हम इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। रेशा या तंतु वस्त्र की मूल इकाई है, इसलिए वस्त्रों के अध्ययन से पूर्व रेशों के बारे में जानना व अध्ययन करना आवश्यक है। होलेन एंड सैडलर ने लिखा है, टू एनालिसिस ए फैब्रिक टू प्रिडिक्ट इट्स परफॉर्मेंस ओनली यूजुअली स्टार्ट विद द फाइबर कंटेंट। इसलिए वस्त्र निर्माण से पूर्व रेशों के बारे में ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। तंतुओं के द्वारा ही वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। यह तंतु आकार में बहुत छोटे छोटे इकाई रूप में होते हैं, अतः वस्त्र को तैयार करने के लिए कई तंतुओं को मिलाकर उनको बुना जाता है, तब कहीं जाकर पहनने योग्य बनता है। अथवा इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है, तंतु से बना सूत या धागा, फिर इससे बना वस्त्र, और वस्त्र से पहनने योग्य वस्त्र बन गया। अर्थात सर्वप्रथम तंतुओं को मिलाकर बटा जाता है तथा फिर उसका सूत तैयार किया जाता है और फिर सूत को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है, जो कि पहनने के काम आता है। किसी भी बुने हुए वस्त्र के किसी धागे को खींचकर यदि उसके घुमाव को खोलकर देखा जाए तो स्पष्ट दर्शित होता है कि कपड़े का निर्माण अनेक छोटे छोटे तंतुओं के माध्यम से हुआ है। तंतु की बनावट। तंतुओं का आकार कभी समान नहीं होता। कुछ तंतु छोटे तथा बहुत लंबे होते हैं, कुछ बटे हुए अथवा ऐंठनदार होते हैं तथा कुछ तंतु मुलायम तथा सीधे रूप में भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ तंतु सल्क तथा बटे हुए भी होते हैं। इस प्रकार के तंतु प्रायः रंगीन, रंगहीन, अल्प पारदर्शी, पारदर्शी, कमजोर, दृढ़ तथा व्यास में सम तथा असम होने के कारण एक दूसरे से अलग पहचाने जाते हैं। छोटे तंतुओं की लंबाई कम से कम आधा इंच तथा लंबे तंतुओं की लंबाई 18 से 30 इंच तक होती है। छोटे छोटे तंतुओं के द्वारा सूत बनाया जाता है तथा इसी के द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। एक सुंदर वस्त्र का निर्माण करने के लिए सूत में दृढ़ता, संसक्तिशीलता, अनियमितता तथा लंबाई का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वस्त्रों का निर्माण करने से पहले वहाँ की जनता की आर्थिक दशा को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात जिस स्थान के लोगों को आमदनी अधिक है वहाँ के लोगों को अधिक मूल्यवान तंतुओं से निर्मित वस्तुओं को खरीद सकते हैं। उनके विपरीत कुछ स्थान ऐसे भी जहाँ लोगों की इनकम कम है, ऐसे स्थानों पर यदि बढ़िया से बढ़िया तंतुओं के वस्त्रों का निर्माण किया जाए तो वो जनता उन महंगे वस्त्रों को खरीद नहीं सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग वस्त्रों को कम खरीदेंगे। अतः वस्त्रों का निर्माण अधिक महंगे तंतुओं से नहीं करना चाहिए, क्योंकि महंगे तंतुओं से बनाए हुए वस्त्र महंगे ही पड़ते हैं। लंबाई के आधार पर तंतुओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, दीर्घाकार, लघुकार। दीर्घाकार तंतु, फिलामेंट फाइबर। दीर्घाकार तंतु वे तंतु होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, अर्थात तंतु मीटरों के द्वारा मापे जाते हैं। इन तंतुओं को काटकर छोटे छोटे तंतुओं के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें मौलिक रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रोटीन तंतुओं में से रेशम तथा सभी कृत्रिम आर्टिफिशियल फाइबर दीर्घाकार फिलामेंट तंतु कहलाते हैं। ये तंतु रस्सी के रूप में बटकर अथवा बिना बटे हुए भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इस प्रकार के तंतुओं को दीर्घाकार तंतु कहते हैं। यह तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक रेशीय तंतु और बहुरेशीय तंतु। एक रेशीय तंतु केवल एक मजबूत तथा मुलायम तंतु से बना होता है। सीट के ढकने तथा फर्नीचर इत्यादि पर वस्तुओं को चढ़ाने के लिए इस प्रकार के तंतुओं का प्रयोग में लाकर बुना जाता है। एक रेशीय तंतु के विपरीत बहुरेशीय तंतुओं में बहुत से दीर्घाकार तंतुओं को एक साथ बटकर रस्सी के रूप में एक लंबा सा धागा तैयार किया जाता है। इस प्रकार से बनाए गए धागे चमकदार, आकर्षक, सुंदर तथा कोमल होते हैं तथा इनके द्वारा ब्लाउज, लुंगी तथा रेशम से बनाई गई पोशाक के प्रयोग में लाए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार इन तंतुओं की संख्या, आकार तथा ऐंठन में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। लघु आकार तंतु वे तंतु होते हैं जिनकी लंबाई आधा से 1.5 इंच तक होती है तथा इन प्राकृतिक कृत्रिम तंतुओं को इंच में मापा जाता है। रेशम के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक तंतु लघु आकार तंतु हैं। इन्हें काटकर सूत के रूप में तैयार किया जाता है। सभी प्रकार के तंतुओं के द्वारा वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जा सकता। केवल कुछ ही तंतु होते हैं जिनके द्वारा वस्त्र बनाए जा सकते हैं। वस्त्र बनाने वाले तंतुओं में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, जिस तंतु से कपड़ा बुनना हो वे लंबे होने चाहिए, क्योंकि लंबा तंतु होने में उसको बुनने में असुविधा नहीं होती। ऊन तथा कपास की अपेक्षा
रेशम का तंतु आकार में लंबा अधिक होता है, इसलिए ऐसे तंतुओं के वस्त्रों का निर्माण करने में असुविधा नहीं होती। इसके अतिरिक्त मानवकृत तंतु भी रेशम के तंतु के समान लंबे होते हैं। इनसे भी वस्त्र आसानी से बुने जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इन तंतुओं को काटकर छोटा भी किया जा सकता है। तंतु का दूसरा आवश्यक गुण मजबूती है, अर्थात तंतु ऐसे होने चाहिए जिससे बनाए गए वस्त्र अधिक मजबूत तथा सुंदर प्रदर्शित हों, तथा तंतु मजबूत होने के साथ साथ ऐसा होना चाहिए कि उसे आसानी से काटा भी जा सके तथा उसे आसानी से धागे के रूप में परिवर्तित किया जा सके, जिससे टिकाऊ व मजबूत वस्त्रों का निर्माण हो, जिससे वह पर्याप्त समय तक चल सके। वस्त्रों के तंतुओं की लंबाई तथा मजबूती वातावरण की नमी पर भी निर्भर करती है। अधिकांश तंतु ऐसे होते हैं जिन्हें यदि कुछ समय पानी में भिगो दिया जाए तो वो मजबूत हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी होते हैं जो कमज़ोर हो जाते हैं। लंबाई तथा मजबूती के अतिरिक्त तंतु में लचीलापन का गुण भी आवश्यक है। धागे में लचीलापन होने के कारण ही उसे एक दूसरे के ऊपर आसानी से लपेटा जा सकता है तथा लचीला होने के कारण ही वस्त्र आसानी से बुना जा सकता है। वस्त्र का निर्माण करते समय सभी तंतु ऐसे लेने चाहिए जो आकार में समान हो, जिससे उनके द्वारा एक ही आकार साइज का मजबूत धागा तैयार किया जा सके। तंतु साफ व सुदृढ़ होना चाहिए, जिससे कताई अथवा बुनाई करते समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तंतुओं का वर्गीकरण। प्राचीन काल से ही वस्त्रों का निर्माण ऐसे तंतुओं से होता आया है जिनका मूल स्रोत प्रकृति ही रहा है। इनमें से कुछ प्राकृतिक तंतु पेड़ों से, कुछ जानवरों से, कुछ कीड़े मकोड़े आदि से प्राप्त किए जाते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त रेशे वस्त्र निर्माण के लिए अति उत्तम होते हैं। अपनी लोकप्रियता व उपयोगिता के कारण इन वस्त्रों का उपयोग अति प्राचीन काल से होता आया। आदिकाल में मानव को जब अधिक ज्ञान नहीं था, तब उस समय व्यक्ति जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल, पेड़ों की पत्तियों से अपने शरीर को ढकता था। धीरे धीरे विज्ञान की उन्नति के साथ मनुष्य ने पहनने एवं घरेलू कार्य के उपयोग में लाए जाने वाले वस्त्रों को तैयार करने के लिए रेशम, रुई तथा सन के रेशों का उपयोग किया। अधिकांश वस्त्र आज भी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार रेशे तथा प्रथम और मौलिक वर्ग प्राकृतिक रेशा ही है। इनमें से कुछ पेड़ पौधों से, कुछ जानवरों तथा कीड़ों आदि से तथा कुछ खनिजों रेशों से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप अब इनके अतिरिक्त मनुष्यकृत अन्य कई प्रकार के रेशों का प्रयोग वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में होने लगा है। ये नवीन रेशे रूपांतरित, मिश्रित तथा कृत्रिम समूह में विभाजित किए जा सकते हैं। ये लगभग प्राकृतिक रेशों के समान ही दिखाई देते हैं। रेशों के प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्गों का इस अध्याय में अध्ययन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार तंतुओं के प्राप्त स्रोत के आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। कुछ रेशे ऐसे हैं जिनका मूल प्राप्ति स्रोत प्रकृति है, जबकि कुछ तंतु कृत्रिम विधि से प्राप्त किए जाते हैं। रेशों के प्रकार। रेशे मुख्यतः दो प्रकार के हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। उसके बाद वनस्पति से प्राप्त होता है, जो जंतुओं से प्राप्त होता है और खनिजों से प्राप्त होता है, वो कैसे बनते हैं? कृत्रिम बनते हैं। अब वनस्पति में कपास, लिनेन, कापोक, जूट, हेम्प और जंतुओं में रेशम और ऊन आ गए। खनिज में सोना, चांदी, स्टेबस हो गया। एसीटेट सेलुलोज मानवकृत में रेयान, पुनर्निर्मित सेलुलोज आ गया। रासायनिक में आ गया, रासायनिक या सिंथेटिक में आ गया नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस, क्यूप्रोनोमिनियम, नाइलॉन, डेकरान, आरलान, टेरिलान, फाइबर ग्लास। तो अब नेक्स्ट है प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत वे सभी रेशे आते हैं जो प्रकृति में किसी न किसी रूप से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से भी रेशे मिलते हैं। पशुओं तथा नन्हे कीड़ों से वनस्पतिक तथा प्राणिज रेशों के अतिरिक्त कुछ रेशे खनिज से भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक रेशों के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। वानस्पतिक रेशे। वनस्पति संबंधी रेशों का निर्माण सेलुलोज के माध्यम से ही होता है। यह पौधों के कोषों का मुख्य तत्व होता है। कपास में सेलुलोज 91% तथा लेनिन से 70% होता है। सेलुलोज जो समस्त रेशों का सूत्र होता है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का सम्मिश्रित
होता है। ये रेशे अम्ल के घोल से नष्ट हो जाते हैं किंतु तुलनात्मक रूप से भार से कम प्रभावित होते हैं। कपास, यह रेशा कपास के पौधों से प्राप्त होता है। कपास का पौधा 3 फुट से लेकर 4 फुट तक ऊंचा होता है। इसमें पहले फूल निकलते हैं। तब जब ये झड़ जाते हैं तब कपास के कोए बढ़ना आरंभ होते हैं। कपास पौधों के बीज के चारों ओर रेशों के रूप में लिपटी रहती है। इसको बीज का बाल या सीड हेयर भी कहते हैं क्योंकि यह एक ऐसा रेशा है जो पौधों के बीज को चारों ओर से घेर घेर लेता है। जलवायु, भूमि के उपजाऊपन आदि के प्रभाव से कपास के रेशों की लंबाई, प्रकार तथा विशेषताएं में भिन्न प्रकार के होते हैं। कपास का रेशा अन्य समस्त रेशों से छोटा होता है। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर से लेकर 2.3 सेंटीमीटर तक होती है। जिस रुई में रेशा छोटा होता है उसको छोटा तंतुक तथा लंबे रेशे वाले को लंबा तंतुक कहते हैं। लंबे रेशे वाले तंतु अधिक मूल्यवान होता है क्योंकि इसका प्रयोग अच्छे प्रकार के वस्त्र निर्माण हेतु किया जा सकता है। इस रेशे की कताई करना सरल होता है। इससे बने हुए धागे चिकने तथा मजबूत होते हैं। कोए, जिसको इंग्लिश में पोड कहते हैं, कपास के कोए जब फटते हैं तब उनमें से रेशों को एकत्रित कर लिया जाता है। उससे बिनौले निकालकर गांठ बांधकर मशीनों में भेजा जाता है जहां रुई को धुनकर छोटे या बड़े रेशे अलग करके पोनियाँ बनाई जाती है। पोनियों में से हाथ या मशीन द्वारा खींचकर ऐंठन सूत्र, ट्विस्टेड यार्न तैयार किया जाता है। इस सूत्र को फिर मशीनों में कपड़ा बुनने को भेज देते हैं। इस रेशे के बने वस्त्र अच्छे, सस्ते, मजबूत, आसानी से उपलब्ध होने के कारण लोकप्रिय हैं। लेनिन, यह रेशा सन फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। सन उन सभी प्रदेशों में उत्पन्न होता है जहाँ की जलवायु शीतोष्ण होती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में नमी पाई जाती है। रूस के बाल्टिक प्रांत में तथा जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, उत्तरी आयरलैंड, मध्य एशिया और अमेरिका के कुछ भागों में सन के पौधे बहुतायत उत्पन्न होते हैं। लेनिन का पौधा, जिसको फ्लैक्स या अलसी का भी पौधा कह सकते हैं, इस पौधे की उपज वार्षिक होती है तथा इस पौधे की अधिकतम ऊंचाई 40 इंच से 60 इंच तक होती है। पौधे का तना बेलनाकार तथा सीधा होता है। इसके फूल पीले तथा नीले रंग के होते हैं। जब जड़ के पास पौधे का रंग पीला पड़ जाता है और बीज हरे रंग से पीले भूरे रंग में बदल जाता है तब पौधों की जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। पौधों को जड़ सहित उखाड़ने से लंबे तथा बिना टूटे हुए रेशे प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे स्टेपल रेशों के वर्ग में रखते हैं। ये रेशे पौधे की ऊपरी छाल या परत के नीचे तने के रूप में लिपटे रहते हैं। ये रेशे पैक्टिन, मोम तथा गोंद आदि पदार्थों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन रेशों को तने से निकालने के लिए विशेष प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। कापोक, यह भी एक प्रकार के वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है। इसके वृक्ष भारत तथा वेस्ट इंडीज़ में पाए जाते हैं। इसके बीज के चारों ओर रेशा कपास के समान ही लिपटा होता है। इसका रेशा कपास के रेशों से उत्तम तथा रेशम के अनुरूप होता है। यह कताई के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती। इसका रेशा कपास के समान नहीं निकाला जा सकता, किंतु यह जीवन सुरक्षा, पेटी, चटाई आदि के लिए अधिक उपयोगी होता है। यह गीला होने पर शीघ्रता से सूख जाता है तथा नमी अवरोधक होता है। यह ऐसे पदार्थों के लिए अधिक उपयुक्त होता है जिसका निरंतर प्रयोग नमी में करना होता है। अणुवीक्षण यंत्र पर देखने से कापोक तथा कपास का अंतर सरलता से स्पष्ट हो जाता है। यह पीली वृत्ताकार नली जिसके द्वारा बहुत पतली हो के समान दिखाई देता है। जूट, कपास के उपरांत जूट ही ऐसा तंतु है जिसका सर्वाधिक प्रयोग वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। यह पौधे का नाम भारतीय शब्द टाट से लिया गया है जिसका तात्पर्य उलझा हुआ होता है। संभवतः इसका संकेत रेशे के असमान रेशों से है जो एक दूसरे से शीघ्रता से मिश्रित हो जाते हैं। भारत में ऐसे रेशों का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से हस्त उद्योग के रूप में किया जा रहा है। संस्कृत की प्राचीन पुस्तकों में टाट या जूट के पौधे को घर का प्रिय पौधा बताया गया है। जूट ऐसे किसी भी देश में उत्पन्न किया जा सकता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में उष्णता तथा नमी हो। पाकिस्तान तथा भारत में जूट सबसे अधिक उत्पन्न होता है। भारत में कपास की मिलों की अपेक्षा जूट की मिलें अधिक मिलती हैं।
जूट का पौधा 5 फुट से लेकर 12 फुट तक ऊंचा होता है। इसका तना मनुष्य की उंगली के बराबर मोटा तथा बेलनाकार होता है। इसके ऊपरी सिरे के अतिरिक्त इसमें कोई ढाल नहीं होती। जब इसके पौधे के फूल मुरझाने लगते हैं तो इसकी फसल काटने के योग्य हो जाती है। यदि इससे पहले पौधे को काट लिया जाए तो तंतु कमजोर रह जाएगा। तंतु कोशों के समूह में निर्मित होता है जिसकी सीमाएं बहुभुज से स्पष्ट रूप में बटी होती हैं। उत्तम श्रेणी का जूट पीले रंग का होता है तथा इसकी चमक रेशम के समान होती है। यह छूने में चिकना तथा कोमल होता है। जूट का तंतु सन या हेम्प की तुलना में कम मजबूत होता है। सूखे वातावरण में इसके अंदर 6% से अधिक नमी नहीं होती, किंतु आर्द्र वातावरण में इसमें 13% तक नमी पाई जा सकती है। अधिकतर जूट का प्रयोग अनाज, शक्कर, कॉफ़ी भरने, कपास, ऊन की गांठों के बांधने में काम में आ जाता है। हेम्प वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में हेम्प का प्रयोग भी उसी समय से प्रारंभ हो गया है जब से सन का प्रयोग प्रारंभ हुआ, किंतु इसमें सन के समान श्रेष्ठ गुण न होने के कारण वस्त्रोद्योग में लिनिन के समक्ष नहीं ठहर सका। इसका प्रयोग गलीचा, रस्से, जूते के तले तथा कागज़ आदि बनाने के लिए किया जाता है। मुख्यतः हेम्प की पैदावार फिलीपाइन, चीन, मैक्सिको, रूस, वेस्ट इंडीज़ तथा भारत में होती है। मनीला में होने वाले हेम्प सफ़ेद रंग का होता है। भारत में हेम्प फसल तथा बाड़ पौधों के रूप में उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह अधिकतर तमिलनाडु, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में उत्पन्न किए जाते हैं। इसका रेशा चमकदार होता है तथा अणुवीक्षण यंत्र से देखने पर इसमें सन के समान जोड़ दिखाई देते हैं, किंतु इसकी मध्य की नली चौड़ी होती है। सन के रेशे सन के पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधों में फूल आने के पश्चात इन्हें काटकर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह जूट के पौधे के समान ही गलकर इनके तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे चमकदार, मजबूत व टिकाऊ होते हैं, परंतु मोटे, रुक्ष एवं खुरदरे होते हैं। इसका तनाव सामर्थ्य भी अधिक होता है। रेशे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गहरे व चमकदार रंगों से रंगा जाता है। इसके रेशे से वस्त्र नहीं बनाए जा सकते क्योंकि इसमें वस्त्रोपयोगी अनिवार्य गुणों का सख्त अभाव होता है, परंतु गलीचे, कालीन, पावदान एवं सुतली तैयार किए जा सकते हैं। कागज उद्योग व मछली के जाल बनाने में इसके रेशे का अत्यधिक उपयोग होता है। सन का उत्पादन एशिया के दक्षिणी भाग वाले देशों में अधिक होता है। भारत में भी इसका उत्पादन 2 फसलों में, एक भदई सन अक्टूबर से नवंबर में तथा दूसरा रबी सन मई जून में उत्पन्न किया जाता है। रेमी ये रेशे नेटल के पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इनका उपयोग मेजपोश, नैपकिन, ट्रे क्लॉथ आदि के निर्माण में किया जाता है। रेमी की आर्द्रता अवशोषण क्षमता लेनिन एवं कपास से भी अधिक होती है। यह शीघ्रता से सूखता भी है। यह भीगने पर कपास से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। रेमी का उत्पादन भारत व चीन में होता है। चीन में इसे चाइना ग्रास या रेह के नाम से भी जाना जाता है। सन का उत्पादन एशिया के दक्षिणी भाग वाले देशों में अधिक होता है। भारत में इसका उत्पादन 2 फसलों में, एक भदई सन अक्टूबर से नवंबर एवं दूसरा रबी मई से जून में उत्पन्न किया जाता है। रेमी ये रेशे नेटल के पौधे के तनों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इसका प्रयोग मेजपोश, नैपकिन, ट्रे क्लॉथ आदि के निर्माण में किया जाता है। रेमी की आर्द्रता अवशोषण क्षमता लेनिन व कपास से भी अधिक होती है। यह शीघ्रता से सुखाता भी है। यह भीगने पर कपास से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। रेमी का उत्पादन भारत व चीन में होता है। चीन में इसे चाइना ग्रास या रेह के नाम से जाना जाता है। रेशे फफूंद से प्रभावित नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके रेशे गांठेनुमा दिखाई देते हैं। कोयोर नारियल की छाल से प्राप्त किया जाता है। रेशे 10 इंच तक लंबे होते हैं। नारियल को पानी में डालकर रेशे को अलग करते हैं व कंघी करके सुखाते हैं। इसके रेशे मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, परंतु अत्यंत ही कड़े, रूखे व खुरदरे रुखड़ा होते हैं, अतः इनका प्रयोग भी अत्यंत ही सीमित है। वस्त्र उत्पादन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, परंतु अन्य उपयोग जैसे कांटे, चटाई, पावदान, दरिया, ब्रूस, गलीचे आदि बनाने में किया जाता है। इसके रेशे गद्दियों एवं सीटों में भी किया जाता है। रेशे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें
गहरे एवं चटकदार रंगों में रंगा जाता है। नारियल की रस्सी काफ़ी मजबूत होती है। इसका प्रयोग सामान बांधने, कुओं से जल खींचने हेतु रस्सी के बनाने में व जहाज के रस्सी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। पिना, ये अनानास की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल एवं कांतियुक्त होते हैं। इसके रेशे से कोमल, मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है, जिसमें आर्द्रता और शोषण क्षमता से भी कपास के रेशों के समान होती है। फिलीपाइन में इसके रेशे से परिधान हेतु अति सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। इनसे बैग, चटाई, झोले आदि भी बनाए जा सकते हैं। पिना से, यह अनानास से बनाए जाते हैं। अब जांतव रेशे या जंतुई रेशे या एनिमल फाइबर ऊन तथा रेशम जीवधारियों से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें जांतव तंतु के नाम से पुकारते हैं। ऊन भेड़ों के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। यह ऊँट, खरगोश, बकरी, घोड़े तथा अन्य प्रकार के जानवरों के बालों से प्राप्त रेशों से भी प्राप्त होता है। मेरिनो जात की भेड़ों से सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम कोटि का ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन की श्रेणी व उद्दमता भेड़ की जाति, पोषण व शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त बाल पर निर्भर करता है। भेड़ के कंधे से लेकर पेट के भाग से प्राप्त ऊन उत्तम श्रेणी की होती है, जबकि पीठ, पैरों व शरीर के अन्य भागों से निम्न श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। ऊन निर्माण करने के लिए पहले बालों को उतारा जाता है व फिर प्रक्रियाओं के द्वारा ऊन का निर्माण किया जाता है। ऊन का विस्तृत वर्णन संबंधित अध्याय में किया गया है। रेशम का रेशा अपनी अलौकिक सुंदरता के साथ विश्व में प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में महाराजाओं, महारानियों एवं सामंतों के वस्त्र रेशम के होते थे। रेशम के रेशे सुंदर, चमकीले, कोमल, लंबे, अति सूक्ष्म, मुलायम व मजबूत होते थे। यह एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें रेशम के कीड़ों के नाम से पुकारते हैं। इन कीड़ों में से एक द्रव पदार्थ निकलता है, जो उनके शरीर के चारों ओर घेरे के रूप में संग्रहित होता है। यह हवा लगने के कारण सूखता जाता है तथा एक लंबे सूत का रूप धारण कर लेता है। रेशम का उत्पादन भारत, चीन, जापान, फ्रांस तथा थाईलैंड में होता है। इस सबसे पहले रेशम का उत्पादन चीन में हुआ। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। इन रेशों के निर्माण में प्रोटीन प्रमुख तत्व होता है। ये प्रोटीन रेशे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के सम्मिश्रण से बनते हैं। ऊन में इन तत्वों के अतिरिक्त गंधक और पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊन में कुछ ऐसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जो रेशम में नहीं पाई जाती हैं। ऊन तथा रेशम में एक सा रासायनिक मिश्रण पाया जाता है तथा प्रोटीन भी लगभग एक सी ही होती है। दोनों ही तेजाब एसिड के संतृप्त घोल से नष्ट हो जाते हैं। तेजाब का हल्का घोल इनके लिए हानिकारक नहीं होता तथा इन तंतुओं पर रंगाई एवं परिष्कृत के आधार पर काम करता है। क्षार का ऊन तथा रेशम दोनों पर ही समान रूप से दुष्प्रभाव पड़ता है। बाह्य प्रकृति में ऊन रेशम से भिन्न होता है। ऊन तथा रेशम कठिनाई से जलते हैं तथा स्वयं जलते जलते बुझ जाते हैं। उनके रेशे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। खनिज रेशे साधारणतः सोना, चांदी तथा अन्य धातुओं के खींचे हुए तार ही खनिज रेशों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और ज्वलनशील तंतुमय धातु ही प्राकृतिक खनिज रेशे हैं। इनका उपयोग आग बुझाने की पोशाक, अज्वलनशील पर्दे आदि बनाने के लिए किया जाता है। जो तंतु खाने से प्राप्त किए जाते हैं खनिज तंतु कहलाते हैं। यह पदार्थ ठोस रूप में अपनी प्राप्ति स्रोत से निकाले जा सकते हैं। इस धातु को शुद्ध करके विधिवत इनके तार खींचे जाते हैं। वस्त्रोद्योग में इन वस्तुओं का उपयोग वस्तु को सुसज्जित करने हेतु किया जाता है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के वस्त्रों सोना चांदी के तारों से सुसज्जित किए जाते थे। खनिज तंतुओं से जरी का काम तथा अनेक प्रकार के किनारी तथा झालर बनाकर वस्त्रों को सुंदर व सुसज्जित बनाया जाता था। सोना, गोल्ड, यह ठोस रूपों में खाने से प्राप्त होता था। धातु को गर्म करके उससे महीन व अविरल धागा खींचकर तंतु बनाया जाता है। धात्विक होने के कारण इनके बने वस्त्र भारी हो जाते हैं। वस्त्रों में लचक व लटकनशीलता का अभाव पाया जाता है। धोने की समस्या बनी रहती है। ये सोने में होता है। चांदी, सोने के ही समान इसके तंतु भी प्राप्त होते हैं। सारे गुण भी सोने की भांति हैं। अंतर यह है कि चांदी के तार स्वर्ण की अपेक्षा शीघ्र ही मलिन हो जाते हैं। सोने व चांदी का प्रयोग अत्यंत सीमित मात्रा में किया जाता है, क्योंकि ये धातुएं अत्यंत मूल्यवान है। एस्टेबस
यह अधात्विक खनिज तंतु है। यह इटली, कनाडा व दक्षिणी अमेरिका में विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होती है। स्टेबस्टस के तंतु अज्वलनशील व जंग प्रूफ व एसिड प्रूफ होते हैं। इन्हीं सब गुणों के कारण खनिज तंतुओं का प्रयोग अग्निशामक वाले व्यक्तियों की पोशाकों और ज्वलनशील पर्दे आदि बनाने में किया जाता है। कृत्रिम रेशे इस प्रकार के तंतु प्रकृति के किसी भी स्रोत से प्राप्त नहीं किए जा सकते, वरन इन्हें बनाने हेतु रासायनिक व यांत्रिक विधियां प्रयोग की जाती हैं। ये तंतु प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा अधिक मजबूत व अस्थायी होते हैं। इनके प्राप्ति स्रोत भी प्राकृतिक तंतुओं की भांति सीमित मात्रा में नहीं होते। आधुनिक युग की परिस्थितियों व फैशन के अनुरूप इन वस्त्रों को बनाकर इनका खूब प्रयोग किया जा रहा है। कृत्रिम तंतु दो तरीके से होते हैं, मैन मेड और केमिकल मेड। मानव निर्मित या मैन मेड फाइबर्स मानवकृत तंतुओं से निर्माण हेतु लकड़ी या बांस की लुगदी व कपास को रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके घोल में परिवर्तित कर लिया जाता है। तत्पश्चात इस घोल को बारीक छिद्रों वाले स्पेनमेट से होकर गुजारा जाता है। फलस्वरूप बारीक अविरल चमकदार धागा प्राप्त होता है। इस धागे को कृत्रिम विधि द्वारा सुखा लिया जाता है। मानवकृत तंतुओं को सम्मिलित व सामूहिक नाम से रेयान नाम दिया गया है। रेयान का शाब्दिक अर्थ है तल जो प्रकाश का परिवर्तन कर सके। रेयान मीन्स द सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट। रेयान कई प्रकार के होते हैं। इनके भौतिक व रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। आगे प्रत्येक प्रकार के रेयान का वर्णन किया जा रहा है। रेयान मुख्यतः इसमें 3 प्रकार के दिए गए हैं। पहला है नाइट्रोसेलुलोज, उसके बाद विस्कस, उसके बाद कुप्रामोनियम। नाइट्रोसेलुलोज रेयान बनाने की सबसे प्राचीन विधि है। सन 1884 ईस्वी में प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने इस विधि द्वारा रेयान का निर्माण किया था। इसमें कपास व नाइट्रिक व गंधक के अम्ल की अभिक्रिया कराकर उसका घोल तैयार किया जाता है। तत्पश्चात इस गाढ़े घोल को पतला करने के लिए उसमें ईथर एल्कोहल मिला दिया जाता है। तब इस घोल को स्पिनेरेट की छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। ईथर व एल्कोहल भाप बनकर वाष्पित हो जाता है तथा घोल अविरल धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इन धागों को कृत्रिम विधि से सुखा लिया जाता है। यह विधि अत्यधिक खर्चीली होने के कारण आधुनिक समय में इसका उपयोग नहीं होता है। इसका केवल अब ऐतिहासिक महत्व ही रह गया। विस्कोस रेयान रेयान बनाने की इस विधि का आविष्कार वैज्ञानिक वेबर क्रॉस व मिडल ने 1892 ईस्वी में किया। इसमें बांस की लुगदी पर कास्टिक सोडा की अपक्रिया करके उसे क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित कर लेते हैं। 2-3 दिन के बाद इसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिलाकर जैंथेट सेलुलोज बना लेते हैं। तत्पश्चात इसे कास्टिक सोडा के पतले घोल में डालकर गाढ़ा होने देते हैं। इसी गाढ़े पदार्थ को विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को जमने पर स्पिनेरेट के बारीक छिद्रों से होकर गुजार देते हैं। इस विधि से अत्यंत कम व्यय में उत्तम प्रकार का रेयान धागा प्राप्त होता है। इससे सुंदर वस्त्रों का निर्माण होता है। यह विधि सस्ती है। वर्तमान समय में इसी विधि से मोजे, रुमाल, बनियान व अन्य वस्त्र बनाए जाते हैं। कुप्रामोनियम विधि इस विधि द्वारा रेयान का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक LH देस्पिजिस ने सन 1890 में किया। रुई की पट्टियाँ व लकड़ी की लुगदी को कास्टिक सोडा एवं सोडा एस के साथ उबाला जाता है। इसके बाद क्लोरीन के ब्लीच करके सूखने हेतु छोड़ दिया जाता है। पुनः इन्हें अमोनिया व क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ घोलकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है व स्पिनेरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। कॉपर ऑक्साइड व अमोनिया के नाम पर ही इस रेयान का नाम भी क्यूप्रोनियम रेयान रखा गया। इस विधि के अत्यंत सुंदर, महीन, कोमल, चमकदार एवं आकर्षक धागा तैयार होता है। फलतः सुंदर एवं आकर्षक वस्तुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार तीनों विधियों से प्राप्त रेयानों के गुणों एवं विशेषता में भिन्नता रही है। रासायनिक रेशे ताप या सुनम्य रेशे, इसको सिंथेटिक फाइबर या थर्मोप्लास्टिक रेशे भी कहेंगे। रासायनिक रेशों का निर्माण विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों को लेकर रासायनिक विधियों से होता है। पहले इसमें नायलॉन साल्ट बनता है। बाद में इसके फ्लैक बनाकर पिघलाकर महीन छिद्र युक्त नली से निकाला जाता है। सूख जाने पर सुंदर वस्त्रोपयोगी रेशे तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम विधि से ताप देकर इनका आकार तथा आकृति निश्चित कर दी जाती है। इसी कारण से इन्हें ताप सुनम्य रेशे भी कहा जाता है। थर्मोप्लास्टिक
मतलब सुनम्य रेशे कहा जाता है। रासायनिक रेशे कई प्रकार के होते हैं। यह रेशे अत्यंत टिकाऊ होते हैं। इनकी देखभाल भी अत्यंत सरल है। पहनने पर भी इनका आकार एवं रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इन रेशों से निर्मित वस्त्रों को भी विभिन्न रूप दिया जा रहा है। इन्हें छोटे छोटे रेशों के रूप में बनाकर तथा बट कर गर्म कपड़ों की तरह भी तैयार किया जाता है। इनके उदाहरण हैं नायलॉन, डेक्रान, टेरिलीन और लोन। नायलॉन नायलॉन यह पॉलीमाइड से बनता है। इसका रेशा गोल, चिकना एवं अर्धपारदर्शी होता है। इसके आधार पर इसकी लंबाई को नियंत्रित किया जा सकता है। लंबाई बनाए जाने वाले वस्त्र के अनुरूप ही की जाती है। नायलॉन का आविष्कार सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में न्यूयॉर्क स्थित ड्यूपॉन्ट कंपनी के डॉक्टर कैराथर्स ने की थी। यह एक बहुलक रेशा है। यह पॉलीमाइड से बनता है। इसके रेशे अर्ध पारदर्शी, चिकने, मजबूत, सूक्ष्म, कोमल एवं अत्यंत ही लचीले होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके रेशे गोल दिखाई देते हैं। रेशे की लंबाई इच्छानुकूल रखी जा सकती है। साथ ही इसकी चमक पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। कभी इससे छोटे व कभी अविरल लंबाई के रेशे बनाए जाते हैं। अतः रेशों की लंबाई व चमक बनाए जाने वाले वस्त्रों के अनुरूप रखी जाती है। इससे घुंघराला, कर्ली अथवा सीधे स्ट्रेट रेशे भी बनाए जाते हैं। डेक्रान के रेशे पॉलिस्टर से तैयार किए जाते हैं। रेशे सीधे, चिकने, गोल व चमकदार होते हैं। इसके रेशे भी नायलॉन के समान ही पिघलाकर तैयार किए जाते हैं। इनमें नमी और शोषण क्षमता अत्यंत ही कम होती है। फलतः ये आसानी से धोए व सुखाए जा सकते हैं। गर्मी में ये वस्त्र आरामदायक नहीं होते। शरीर में अधिक गर्मी तथा खुजली पैदा करते हैं। कौन से? डेक्रान के रेशे। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके रेशे चित्तीदार दिखाई देते हैं। 3, 4, 5 टेरिलीन, आरलान, एक्रिलान ये सभी रेशे एक्रिलान रेशे हैं। इन्हें इच्छानुसार एवं आवश्यकतानुसार आकारों में बनाया जा सकता है। डाइनेल यह रेशा एक्रिलिक तथा विनाइल क्लोराइड से बनता है। इस रेशे को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनाया जाता है। रेशा चिपटा तथा कुछ चिकना सा होता है। इससे बना वस्त्र भी झुर्रीदार होता है। क्रेस्लान यह भी एक्रिलिक से बनता है। इसे भी छोटे छोटे रेशों के टुकड़े के रूप में बनाया जाता है। यह चमक वाला, सीधा और चिकना रेशा होता है। इसकी सूक्ष्म रचना चित्तीदार होती है। जेफ्रान यह नाइट्रिल एक्रिलिक से बनता है। रेशा एकदम गोल तथा इसके सिरे चिकने होते हैं। डरवन या डेनी ट्राइल से बनता है। यह गोल किनारे वालों, कुछ टेढ़ी मेढ़ी सतह वाला होता है। सारन यह विनाइल क्लोराइड से बनता है। यह रेशा चिकना, गोल, अर्धपारदर्शी तथा चमकीला होता है। केवेरल यह भी एक्रिलिक से निर्मित होता है। यह रेशा छोटे टुकड़ों के रूप में बनाया जाता है। फाइबर ग्लास रेशों से शीशे से बनी फाइबर ग्लास का रेशा विज्ञान की अपूर्व देन है। यह गोल, चिकनी, चमकदार सतह वाला, अर्धपारदर्शी तथा चमकीला रेशा आजकल इसका प्रयोग घरों में दिनों दिन बढ़ रहा है। इससे बने वस्त्रों से पर्दे आदि बनते हैं। परिधान में भी इनका उपयोग होता है। ये वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। इन्हें विभिन्न आकार और आकृतियों में बनाया जा सकता है। कुछ अन्य रेशे जैसे उपरोक्त सभी प्रकार के रेशों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के रेशे हैं जिनका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। ये निम्नलिखित हैं। जैसे पहला मिक्स्ड फाइबर, मिश्रित रेशे। भिन्न भिन्न रेशों को मिलाकर एक नए किस्म के रेशों का निर्माण किया जाता है। ये रेशे अत्यंत ही मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, मुलायम एवं आरामदायक होते हैं। इस प्रकार अनेक अन्य गुण भी इनके रेशों जिनसे इनका निर्माण होता है पर निर्भर करता है। महंगे रेशे में सस्ते रेशे मिलाकर साधारण वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं, परंतु इससे वस्त्र के मूल्य में काफ़ी कमी हो जाती है। साथ ही वस्त्र में दोनों रेशों के सम्मिश्र गुण भी समाहित होते हैं। यह एक प्रकार के रेशे से बने वस्त्रों की अपेक्षाकृत सस्ते व अच्छे होते हैं। उदाहरण टेरिकॉट, टेरीवूल, काटसोल आदि। परिवर्तित रेशे वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में उन्नति होने के साथ ही नए रेशों का निर्माण होने लगा। कुछ विशेष रेशों में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनके रूप, आकार, गुण आदि में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे वे रेशे अपना मौलिक रूप, आकार, गुण को त्याग कर एक नए वर्ग के रेशे में बदल जाते हैं।
जिनका गुण, आकार व रूप भी मौलिक रेशे से भिन्न होता है। उदाहरण, कपास के रेशे पर रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा मर्सिराइज्ड कॉटन का निर्माण किया जाता है। अन्य प्रकार के मर्सिराइज्ड वस्त्र भी ऐसे ही बनते हैं। विशिष्ट बाल रेशे कुछ विशेष प्रकार के जानवरों के बालों से, जैसे अल्पाका, लामा, विक्यूना, कश्मीरी बकरी, अंगोरा ऊँट, मोहेयर, खरगोश आदि गर्म वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के दुर्लभ जानवर जो ठंडे प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं तथा कठिनता से प्राप्त होते हैं, इनके बालों से बने वस्त्र काफ़ी गर्म व बहुमूल्य होते हैं। विक्यूना के बालों से बना मिंक कोट विश्व का सबसे महंगा कोट होता है। विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र। ऋतुओं के अनुसार वस्त्र 4 प्रकार के होते हैं। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी या सिल्क, कृत्रिम या सिंथेटिक। हम सभी लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। जैसे शीत या सर्द ऋतु में, इस मौसम में हम ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं और जिससे हम सर्दी से बचते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं और जिससे सूती वस्त्र हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीने को जल्दी सोख लेते हैं। सूती वस्त्रों में हमें हवा आती रहती है, इस कारण इन वस्त्रों में हमें गर्मी नहीं लगती या कम लगती है। वर्षा ऋतु में सूती तथा कृत्रिम सिंथेटिक वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र बहुत पतले होते हैं तथा धोने पर जल्दी सूख भी जाते हैं। वर्षा से बचने के लिए हम छाता या रेनकोट, बरसाती का भी उपयोग करते हैं। घर पर वस्त्रों का रखरखाव। वस्त्र मनुष्य की एक अनिवार्य आवश्यकता है। वस्त्र शारीरिक स्वास्थ्य, समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा बनाए रखने व व्यक्ति को मानसिक संतोष, व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने की दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। आजकल अनेक प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें पहनने मात्र से ही वस्त्रों के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती, वरन इनकी उचित देखभाल व संग्रह संरक्षण करने के तरीकों व सावधानियों की ओर ध्यान देना नितांत आवश्यक होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो वस्त्र जल्दी फट जाते हैं और उनकी आकर्षण करने की क्षमता भी नष्ट होने लगती है। वस्त्रों को समुचित देखभाल व संरक्षण से उनकी आयु में वृद्धि होने लगती है तथा उनका आकर्षण बना रहता है। थोड़ी सी असावधानी से अनेक बहुमूल्य वस्त्र नष्ट हो जाते हैं, परिणामतः धन का अपव्यय होता है। वस्त्रों की समय समय पर मरम्मत, धुलाई, सफाई, इस्त्री, धूप व हवा दिखाना तथा ठीक प्रकार से संग्रह करने से वस्त्रों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। अतः वस्त्रों की देख रेख में विलंब, असावधानी नहीं करनी है। यह कथन ठीक ही है। इनकी जितनी अधिक सावधानी हम रखेंगे वे उतने ही दीर्घायु होंगे, वह हमारी अधिक अच्छी सेवा कर सकेंगे। उचित देख रेख, संरक्षण एवं संचयन के अभाव में कीमती से कीमती वस्त्र भी कुछ ही दिनों में व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए वस्त्रों एवं पोशाकों की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। विशेषकर उत्कृष्ट, सुंदर, महंगे एवं बहुमूल्य वस्त्रों की देख रेख, साज संभाल एवं संरक्षण तो नितांत जरूरी है, क्योंकि ऐसे वस्त्र रोज रोज नहीं बनवाए जा सकते। ब्यूटीफुल क्लॉथ्स डिजर्व गुड केयर। अच्छी तरह से संभाल कर रखे गए वस्त्र ही समय पर परिधान योजना के काम आते हैं। वस्त्रों की उचित देख रेख एवं संचयन उन्हें नया रूप प्रदान करता है तथा लंबे समय तक उन्हें जीवंत, ताजगी, टिकाऊ एवं दीर्घायु बनाता है। इस तरह वस्त्र लंबे समय तक प्रयोग किए जा सकते हैं और वे नए के नए दिखते हैं, अतः उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। समायोजित परिधान हमें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, साथ ही हमारे कई शारीरिक दोषों को भी छुपा देता है और हमारे विशिष्ट गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। ऐसी स्थिति में हमारा परम कर्तव्य है कि वस्त्रों एवं पोशाकों की उचित देखभाल की जाए। अगर वस्त्रों को सही ढंग से नहीं रखा जाएगा तो इनमें दाग धब्बे लग जाएंगे। थोड़ी सी लापरवाही के कारण हर वर्ष कुछ कपड़े फफूंद, बैक्टीरिया, चूहे आदि के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। समय समय पर धूप, प्रकाश, हवा दिखाते रहना चाहिए। ठीक प्रकार से समेटकर उचित विधि से बंद करके रखना चाहिए, तभी वस्त्रों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अतः इनके आकर्षण, ताजगी एवं जीवंतता लाने के लिए ये सब करना आवश्यक है। स्टेला सौंदराज ने लिखा है, द ग्रेटर द केयर वी टेक ऑफ इट, द लॉन्गर इट विल लास्ट एंड बेटर इट विल सर्व। वस्त्रों को कुछ समय का विश्राम देने से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। टोरा के अनुसार टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स विल वियर लॉन्गर इफ गिवन चांस टू रेस्ट बिटवीन यूजेज रोटेटिंग आइटम्स इन यूज आइदर क्लोथिंग और हाउस होल्ड टेक्सटाइल
विल प्रोवाइड द रेस्ट पीरियड। अतः गृहिणी को वस्त्रों की देखभाल संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। वस्त्रों का समुचित संग्रह। सभी प्रकार के वस्त्रों को थोड़ी या अधिक समय के लिए संग्रह करना पड़ता है। वस्त्रों का संचय करते समय ध्यान रखना चाहिए कि स्वच्छ वस्त्रों को गंदे कपड़ों के साथ न रखें। वस्त्रों की सफाई करके ही संचित करें। दाग धब्बे युक्त वस्त्रों का संग्रह अलमारी या बॉक्स में न रखें, क्योंकि दाग धब्बे वाले वस्त्र तह के बीच में पड़ने पर सभी तहों को खराब कर देते हैं। वस्त्रों को संचित करने के लिए उपयुक्त आकार के बॉक्स, अलमारी, रैक आदि का प्रयोग करना चाहिए। इन्हें वस्त्र रखने से पहले भली प्रकार साफ कर लें। वस्त्रों को रखने से पूर्व इनमें लगे पिन, बेल्ट, जेब में आदि रखे वस्तुएं निकाल लें। ऊनी वस्त्रों एवं संचित करते समय इन्हें अखबारी कागज या पॉलीथीन के थैलों में लपेट कर रखें, ताकि धूल व कण कीटाणु उन्हें खराब न कर सकें। लंबे समय तक संचित करने वाले कपड़ों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर संरक्षित करें। कीटनाशक दवाओं के रूप में माइप्रूफ पाउडर, फिनाइल की गोलियां, डीडीटी पाउडर, ओडिनल, बेंजीन आदि का प्रयोग किया जाए। नीम की सूखी पत्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जिस स्थान पर वस्त्रों का संचय किया जाए वह स्थान नमी और अंधकार से मुक्त हो। नमी व अंधकार युक्त स्थान पर फफूंद लग जाती है और वस्त्रों को नष्ट कर देती है। वस्त्रों को समय समय पर हवा व धूप के संपर्क में रखना चाहिए। पुराने वस्त्रों को उस समय तक संदूक या अलमारी में नहीं रखना चाहिए जब तक उन्हें पर्याप्त मात्रा में हवा न दी गई हो। जिन वस्त्रों को लंबे समय तक संग्रह किया जाता हो उन्हें समय समय पर धूप में सुखाना चाहिए। ऐसे करने से उन्हें हवा का संपर्क भी प्राप्त होगा। वस्त्रों का वातावरण के धूल के कण, त्वचा के निकले पसीने दोनों का ही दुष्प्रभाव पड़ता है। धूल के कण वस्त्र की सतह पर जमकर उसे गंदा कर देते हैं। उन्हें ब्रश से झाड़कर धूल रहित कर देना चाहिए। ब्रश करने से पहले समस्त जेबों को खाली कर उसे अच्छी तरह से हिलाकर या फटकार देना चाहिए। ब्रश वस्त्र के अनुकूल हो। पसीने की आम्लीय प्रतिक्रिया के कारण वस्त्रों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। धूप व हवा के प्रभाव से यह हानिकारक नहीं हो पाता। रेशमी वस्त्र अत्यंत कोमल होते हैं। अधिक धूप लगने पर वे खराब हो सकते हैं। उन्हें कम धूप लगाई जाए। दाग धब्बे छुड़ाना। प्रायः सावधानी रखने के बावजूद वस्त्रों पर कुछ दाग धब्बे लग जाते हैं। यह वस्त्रों की सुंदरता को तो हानि पहुंचाते हैं, साथ ही पहनने वालों की भी असावधानी व लापरवाही के भी द्योतक है। अतः धब्बा लगते ही उन्हें छुड़ाने का कार्य करना चाहिए। ताज़े धब्बे छुड़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है। पुराने धब्बे छुड़ाना कठिन व कष्टप्रद होता है। अतः वस्त्रों को बॉक्स व अलमारी में रखने से पूर्व धब्बे छुड़ाना नितांत आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए पृथक पृथक तरीके हैं। विभिन्न प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों के दाग धब्बे को छुड़ाने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। धब्बों को छुड़ाने के लिए अम्लीय व क्षारीय उदासीन प्रकृति के प्रतिकर्मकों का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा कुछ अवशेषी व विलायक प्रकार के भी प्रतिकर्मक प्रयोग किए जाते हैं। वस्त्र के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए अम्ल व क्षार के तन घोल का प्रयोग किया जाए, न कि गाढ़े या सांद्र घोल का। सांद्र घोल का वस्त्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यदि सांद्र घोल का प्रयोग अनिवार्य हो तो इसका प्रयोग करने के बाद कई बार पानी में धोकर उदासीनीकरण कर लेना चाहिए। धब्बा छूटने के बाद भी उस वस्त्र की गीली या शुष्क धुलाई कर लेनी चाहिए। धोने की उचित विधि। वस्त्रों के टिकाऊपन व उनकी सुरक्षा का धुलाई से गहरा संबंध होता है। वस्त्रों की धुलाई व उनके रेशे व बुनावट की प्रकृति की ध्यान में रखकर उपयुक्त विधि से की जाएगी तो उनकी आयु बढ़ जाएगी, वे आकर्षक बने रहेंगे। यह तो सत्य है कि वस्त्रों का पहनने पर गंदा होना स्वाभाविक है। वस्त्रों का अत्यधिक गंदा होने से पूर्व ही उन्हें धो देना चाहिए। अधिक गंदे वस्त्र धोना कठिन होता है। यदि वस्त्र घर पर ही धोए जा सकते हैं तो अधिक अच्छा रहता है। रंगीन वस्त्रों को सफ़ेद वस्त्रों से अलग रखकर धोना चाहिए। रंगीन वस्त्रों को भी कच्चे और पक्के रंग के अनुसार अलग अलग धोना चाहिए। कुछ वस्त्र को हल्के हाथ से ही रगड़कर धोकर साफ किया जाता है, जबकि कुछ वस्त्रों को भट्टी पर चढ़ाना आवश्यक होता है। वस्त्र धोने के लिए उचित व उपयुक्त घोलक का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऊनी व रेशमी कपड़ों के लिए मृदु साबुन का प्रयोग किया जाना चाहिए। रंगीन व छपे कपड़ों को अधिक देर तक पानी में न भिगोएं। धुलाई की उपयुक्त विधि के साथ साथ सुखाने के भी उचित रीति का प्रयोग करें। कुछ वस्त्रों को लटका कर सुखाने से उनकी आकृति व बुनावट बिगड़ जाती है। कुछ वस्त्र
तेज़ धूप में सुखाने से भद्दरंग हो जाते हैं। उन्हें तेज़ धूप में नहीं सुखाना चाहिए। उचित विधि से इस्त्रीकरण। वस्त्रों को आकर्षक व सुंदर बनाने के लिए इस्त्रीकरण मतलब आयरन करना, प्रेस करना आवश्यक है। सभी प्रकार के वस्त्रों का एक ताप से इस्त्रीकरण उचित नहीं है। ताप सोनम में रेशे से बने वस्त्रों को बिना इस्त्री किए भी पहना जा सकता है। गर्म व ऊनी वस्त्रों पर हल्की गर्म इस्त्री करना चाहिए। इन पर इस्त्री करते समय पुराना बारीक कपड़ा बिछाकर इस्त्री करना चाहिए। निटिंग किए हुए कपड़ों पर रगड़कर इस्त्री नहीं करनी चाहिए। सूती वस्त्रों पर आवश्यकता अनुसार बहुत गर्म इस्त्री की जा सकती है। रेशमी कपड़ों के रेशे कोमल होते हैं। तीव्र गर्मी सहन न करने के कारण इनके उल्टा कर इस्त्री करना चाहिए ताकि इनकी सुंदरता नष्ट न हो सके। तत्कालिक मरम्मत। दैनिक जीवन से प्रायः वस्त्र फट या उधड़ जाते हैं। इन्हें फटने या उधाड़ने की तत्काल उनकी मरम्मत कर देनी चाहिए। इससे श्रम व शक्ति की बचत होती है। यदि ऐसा न किया गया हो तो वस्त्र और अधिक फटता व उधड़ता जाएगा, इसकी आयु कम हो जाएगी। यह सत्य है। वस्त्रों के काज बटन की समय समय पर जांच कर लेनी चाहिए। यदि काज चौड़े हो गए तो उन्हें छोटा कर लेना चाहिए। बटन टूटने पर तुरंत ही वैसे ही बटन लगा लेना चाहिए। हौजरी एवं बुने हुए वस्त्रों की मुरम्मत यदि समय पर शीघ्रता से नहीं की जाती तो उनके फंदे लूप्स गिरने लगते हैं और एकमात्र फंदे के गिरने से वस्त्र उधड़ता चला जाता है, फलता पूरा वस्त्र बेकार हो जाता है। निटेड कपड़ों में भी यही अवगुण देखने को मिलता है। अतः बुने हुए वस्त्रों की मरम्मत अतिशीघ्र कर देनी चाहिए। निटेड वस्त्रों में एक टाँका खुलने मात्र से ही एक सीढ़ी जैसी लेडर बनती चली जाती है और तुरंत मरम्मत नहीं की जाए तो खींचकर ये लेडर और भी बढ़ जाता है। सफाई एवं धुलाई। प्रयोग के पश्चात वस्त्र अक्सर गंदे एवं मैले हो जाते हैं। वातावरण में उपस्थित धूलकण आदि उड़कर वस्त्रों पर बैठ जाते हैं। पहने जाने वाले परिधान में पसीना एवं त्वचा मैल के लग जाने से वस्त्र गंदे हो जाते हैं। गंदे एवं मैले कुचैले वस्त्रों पर कीट, फफूंद, बैक्टीरिया, दीमक आदि का आक्रमण शीघ्रता से होता है और वे कुछ दिनों में ही वस्त्र को नष्ट कर डालते हैं। बालू के कण तीक्ष्ण धार वाले होते हैं। इनके तीक्ष्ण किनारे रेशे से निरंतर रगड़ खाते हैं और अंततः उन्हें तोड़ देते हैं, जिससे वस्त्र उसी स्थान से फटते हैं। इसलिए इन गंदे वस्त्रों की उचित सफाई धुलाई करना आवश्यक हो जाता है। साबुन एवं शोधक पदार्थों का उचित चुनाव। गंदे एवं मैले वस्त्रों को धोने के लिए साबुन अथवा शोधक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ शोधक पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनमें क्षार की अधिकता होती है, फलतः इनका प्रयोग सभी प्रकार के वस्त्रों पर बिना सोचे समझे नहीं किया जा सकता। सूती एवं लिनन वस्त्रों पर क्षार का कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इन्हें सोडा अथवा साबुन से निसंकोच होकर धोया जा सकता है, परंतु महीन एवं कोमल सूती वस्त्रों को भी कड़े साबुन से नहीं धोना चाहिए। ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों के लिए मृदु, हल्के एवं कोमल साबुन अथवा अपमार्जक का उपयोग करना चाहिए। अन्य सावधानियाँ। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान भी वस्त्रों का उचित संचयन एवं संरक्षण करने के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि वस्त्रों को धोते समय उचित शोधक व अपमार्जकों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने के उचित विधि का ही चयन किया जाए तथा वस्त्र को प्रयोग के बाद पसीने व दुर्गंध से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें खुली वायु व आकाश में डाल दिया जाए। उन पर लगी अलग्न धूल कणों को ब्रश से झाड़कर मुक्ति दिला दी जाए तथा कि वस्त्र शीघ्र ही गंदा न हो। यह सब उपाय वस्त्र की कार्यक्षमता, टिकाऊपन व लंबी आयु प्रदान करने में सहायक होते हैं। इनके प्रयोग से वस्त्र अंतिम दिनों तक उपभोक्ता को सेवा एवं संतुष्टि प्रदान करता है। वस्त्र की धुलाई के सिद्धांत एवं विधियाँ। धुलाई का मुख्य उद्देश्य वस्त्र को लंबे समय तक जीवंत, ताज़ा, आकर्षक, नवीन एवं उपयोगी बनाना होता है। स्वच्छ कपड़े सुंदर दिखते हैं। ऐसे वस्त्र धारण करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है तथा चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। ठीक प्रकार से धुले हुए, क्रीज किए हुए वस्त्रों के उपयोग से चित्त आनंदित रहता है और समाज में व्यक्ति प्रतिष्ठा पाता है। अतः हर दृष्टि से वस्त्रों की उचित धुलाई आवश्यक है। गंदे कपड़े से संटांध आती है और उस पर जीवाणु एवं अन्य कीड़े क्रिया करते हैं और वस्तुओं को पूरी तरह से सड़ा डालते हैं, जिससे उनके रेशे कमज़ोर हो जाते हैं, फलतः उनकी कार्यक्षमता घट जाती है और वस्त्र पर व्यय किया गया संपूर्ण धन व्यर्थ चला जाता है। अतः समय पर ही गंदे वस्त्रों की सफाई धुलाई नित्यांत आवश्यक होती है। स्वच्छ वस्त्र ही दोबारा प्रयोग किए जा सकते हैं। स्वच्छ वस्त्रों में ताजगी, नवीनता, जीवंतता एवं आकर्षण रहता है। आधुनिक युग में श्रम बचत के साधनों की सुलभता एवं अन्य सुविधाएं पहले से ही अधिक उपलब्ध होने के कारण गृहिणियों को घर में ही वस्त्र धोने चाहिए। पहले
भी घरों में वस्त्र धोए जाते थे तथा केवल मोटे भारी वस्त्र धोबी द्वारा धुलवाए जाते थे, किंतु अब कपड़े धोने की मशीन सर्वत्र सुलभ हो जाने के कारण यह कार्य भी घर पर ही किया जा सकता है। वस्त्रों को धोना वास्तव में एक कला है। इसके लिए श्रम, अनुभव एवं सूझबूझ की आवश्यकता होती है। अतएव इस कला के संबंध में प्रत्येक गृहिणी को विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वस्त्र प्रक्षालन की विधि, मेथड ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स। वस्त्र प्रक्षालन अर्थात वस्त्र धोने की विधियां वस्त्र में निहित गंदगी पर आधारित होती है। कुछ वस्त्र जो कम उपयोग में आते हैं, मोटे, भारी अथवा कीमती होते हैं, उन्हें केवल विशेष अवसरों पर ही बाहर निकाला जाता है। वे कम गंदे होते हैं अपेक्षाकृत उन वस्त्रों के जो दैनिक उपयोग में कम सावधानी रखते हुए पहने जाते हैं अथवा उपयोग में लाए जाते हैं। वस्त्रों की गंदगी को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अलग्न गंदगी, जिसको लूज डर्ट कहते हैं। इस श्रेणी में वस्त्र से चिपके धूल कण, सूक्ष्म रेशे, शुष्क गंदगी सम्मिलित हैं। इन्हें ब्रश से झाड़कर वस्त्रों पर से हटाया जा सकता है। वस्त्रों को जोर से झटकने से भी ऐसी गंदगी हवा में उड़ जाती है। केवल पानी में डुबा देने पर भी अलग्न सूक्ष्म कण पानी में तैरने लगते हैं। इस प्रकार पानी बदल बदल कर 2-3 बार स्वच्छ जल में धो देने मात्र से वस्त्र अलग्न धूल कणों से मुक्त हो जाता है। संलग्न गंदगी, फिक्स्ड डर्ट, वह गंदगी जो वस्त्र पर पूरी तरह से चिपकी हुई रहती है, संलग्न गंदगी कहलाती है। पसीने, धूल एवं चिकनाई की परतें वस्त्र पर जमती जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गंदगी पूरी तरह वस्त्र के रेशे में प्रविष्ट हो जाती है। यह वस्त्र को ब्रश से झाड़ने अथवा झटकने से अलग नहीं होती। ऐसी गंदगी युक्त वस्त्रों को धोकर ही स्वच्छ किया जा सकता है। वस्त्र धोने की दो विधियाँ हैं, शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीनिंग, आर्द्र धुलाई अथवा जल एवं अपमार्जक द्वारा धुलाई। धुलाई की विधियाँ एवं सिद्धांत। वस्त्रों की धुलाई का मुख्य उद्देश्य वस्त्र की गंदगी से मुक्त कराना होता है तथा उसे पुनः नूतन मतलब नया वस्त्र जैसा उज्ज्वल सुंदर रूप प्रदान करना है। इन संपूर्ण प्रक्रियाओं के दौरान पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है। वस्त्रों की धुलाई के विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। सिद्धांतों के आधार पर धुलाई की विभिन्न विधियां निम्नलिखित वर्गों में बांटी जा सकती है। हाथों के दबाव द्वारा, घर्षण के द्वारा, चूषण द्वारा, कपड़े धोने की मशीन द्वारा। हाथों के दबाव द्वारा वस्त्र धोने की यह एक सरल विधि है। रेशमी, ऊनी, मलमल के कोमल रेशों व वस्त्रों तथा धागे, क्रोशिया बुने वस्त्र इस विधि से धोए जाते हैं। पानी में वस्त्र को भिगोकर उस पर थोड़ा साबुन रगड़कर झाग उत्पन्न किया जाता है अथवा पानी में अपमार्जक घोल कर झाग बनाकर वस्त्रों को उसमें डुबाया जाता है। तत्पश्चात वस्त्र को दोनों हाथों के हल्के दबाव द्वारा झाग में उलट पलट करते हैं। इस विधि को गूंथना निचोड़ना भी कहते हैं, क्योंकि गंदे वस्त्र का आटा गूंथने की क्रिया के सदृश समतल सतह पर अथवा झाग के घोल में दबाया जाता है, फिर निचोड़कर मैल निकाल देते हैं। पुनः झाग में हल्के हाथों से दबाते हैं। हल्का दबाव पड़ने के कारण वस्त्र के कोमल रेशों की कोई हानि नहीं पहुंचती, ना ही कपड़े की बुनावट पर कोई प्रभाव पड़ता है। हाथों के हल्के दबाव द्वारा वस्त्र धोने की इस विधि में वस्त्र को जोर से रगड़ना नहीं चाहिए। पानी के बाहर भी लटकाना नहीं चाहिए। लटकाने से पानी के भार से वस्त्रों का आकार बिगड़ जाता है। जो भाग अधिक गंदे हों वहां अलग से झाग लगाकर मसल कर मैल साफ करना चाहिए। संपूर्ण क्रिया की अवधि में पानी का तापमान एक सा होना चाहिए। मैल छुड़ाने के बाद वस्त्र को बारंबार स्वच्छ जल बदलकर तब तक धोते हैं जब तक साबुन का अंश पूरी तरह से निकल नहीं जाता। तत्पश्चात वस्त्र को निचोड़कर फैलाकर सुखाया जाता है। इस वस्त्र प्रक्षालन विधि में किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। घर्षण द्वारा, ऐसी वस्त्र जिनके रेशे मजबूत मोटे होते हैं उन्हें अधिक मैल जमा होने पर घर्षण अर्थात रगड़ कर धोए जाते हैं। मैल छुड़ाने के निमित्त इन्हें रगड़ना आवश्यक होता है। दृढ़ ताने बाने होने के कारण घर्षण का वस्त्र के तंतुओं पर वयन, बुनावट अथवा रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा वे स्वच्छ भी हो जाते हैं। घर्षण निम्नलिखित विधियों से होता है। हाथ से, ब्रश से, खुरदुरी सतह पर घर्षण, स्क्रबिंग, मिश्रित अघर्षण। हाथ से, मजबूत रेशे वाले मैल वस्त्रों को हाथों से रगड़कर साफ किया जाता है। वस्त्र की गंदगी को देखते हुए गुनगुने जल अथवा अपमार्जक के प्रयोग से झाग बनाकर उस पर वस्त्र को थोड़ी समय के लिए भिगो कर रखते हैं। वस्त्र के मैले भाग को दोनों हाथों से पकड़कर एक भाग पर दूसरा भाग रखकर तेजी से रगड़ा जाता है। हल्के छोटे वस्त्रों को इस प्रकार से हाथ से रगड़कर धोया जा सकता है, जैसे टोपी, रुमाल, मोजे, बनियान, अंडरवियर, ब्लाउज आदि। ब्रश अथवा घर्षण द्वारा, वस्त्रों के अधिक मैले
भाग जैसे कॉलर, कफ, साड़ी का फॉल, सलवार के पाइचे, ब्रुश आदि को रगड़कर धोए जाते हैं। ये भाग गंदगी के अत्यधिक संपर्क में आने के कारण इतने मैले हो जाते हैं कि इन्हें हाथों से रगड़ने मात्र से साफ नहीं होते, अतः इन्हें गंदे भागों पर साबुन का झाग लगाकर अथवा जल में भिगोकर ऊपर से थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर छिड़कर ब्रश से रगड़ा जाता है। ये ब्रश प्लास्टिक के दांतों वाले कम नुकीले होते हैं, इस कारण मैल भी सरलता से छूट जाता है। साथ ही वस्त्रों को कोई क्षति भी नहीं होती। खुरदरी सतह पर घर्षण, मैले वस्त्रों को साबुन के झाग में भिगोकर खुरदरी सतह पर रगड़ने से भी वे साफ हो जाते हैं। इस क्रिया में बाएं हाथ से वस्त्र का एक छोर सतह पर दबाकर रखते हैं तथा दाहिने हाथ से वस्त्र का दूसरा छोर मजबूती से पकड़कर रगड़ते हैं। यह क्रिया खुरदरे फर्श अथवा खुरदरे पत्थर या लकड़ी के चौड़े तख्ते जिसकी सतह चिकनी न की गई हो पर कपड़े को रखकर भी की जा सकती है। धोबी लोग इसी प्रकार पत्थर पर कपड़ों को रगड़कर धोते हैं, इसलिए धोबी घाट पर स्थान स्थान पर पत्थर की सिलें दिखाई देती हैं। स्क्रबिंग, बोर्ड पर घर्षण, वस्त्रों को रगड़कर धोने के लिए विशेष प्रकार के बोर्ड होते हैं। यह लकड़ी अथवा एल्युमिनियम धातु का बना हुआ आयताकार बोर्ड होता है जिसके सकरे भाग की ओर दो लंबे डंडे लगे होते हैं। बोर्ड लहरिएदार बनाया जाता है। लकड़ी के बोर्ड पर समांतर खांचे बने होते हैं। किसी टेबल पर एक बेसिन में पानी भर कर रखते हैं, उसमें यह बोर्ड टेढ़ा करके रखते हैं और वस्त्र धोने वाला बोर्ड के दोनों डंडों को दोनों ओर कमर पर टिका देता है। वस्त्र को भिगोकर साबुन लगाकर उस बोर्ड पर रखकर रगड़कर मैल छुड़ाया जाता है। पुनः बेसिन के जल में भिगोकर निचोड़कर साबुन लगाकर यही क्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक मैल छूट नहीं जाता। इस बोर्ड पर वस्त्र को रगड़ने से वस्त्र की बुनावट, वयन आदि रेशों पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बोर्ड को किसी मतलब अथवा टेढ़ी सतह पर रखकर बिना बेसिन की सहायता से भी वस्त्र रगड़े जा सकते हैं। धोबी भी इस प्रकार की लकड़ी के बोर्ड की उपयोग करते हैं। मिश्रित घर्षण, मैल वस्त्र को पानी में भिगोकर साबुन लगाकर हल्के हाथों से रगड़कर झाग पैदा करें, फिर किसी खुरदरी सतह पर रगड़कर मैल छुड़ाने का प्रयत्न करें। अधिक गंदे भाग जैसे कॉलर, कफ, पाइचे, बगल के हिस्से साफ न होने पर अतिरिक्त साबुन लगाकर ब्रश से रगड़कर वहां का मैल छुड़ाएं। ऐसी विधि मिश्रित घर्षण विधि कहलाती है। चूषण द्वारा, चूषण के सिद्धांत को अपनाकर सक्शन वाशर की सहायता से भी मोटे भारी मैले वस्त्र धोए जाते हैं जिन्हें हाथों से उठाना रगड़ना कठिन प्रतीत होता है। सक्शन वाशर मोटी जंग रहित धातु का बना आधी गेंद के आकार का खोखला छिद्रयुक्त उपकरण होता है जिसके ऊपरी सिरे पर पकड़ने के लिए लंबा हैंडल लगा होता है। बड़े टब में गुनगुना पानी लेकर उसमें वस्त्र की गंदगी के अनुपात में अपमार्जक की मात्रा डालकर साबुन का झाग तैयार किया जाता है। झाग में धोने के लिए मोटे भारी वस्त्र जिसे ब्रेड कवर, पर्दे, कंबल, दरी इत्यादि को डुबा देते। ऊपर से सक्शन वाशर से दबा दबाकर वस्त्र का मैल निकालते हैं। सक्शन वाशर को जब झाग में डुबाकर दबाया जाता है तो भिन्न छिद्रों में से भीतर की वायु बाहर निकलती है। भीतर निर्वात बनने के कारण पुनः साबुन का पानी भीतर चला जाता है। सक्शन वाशर जब पानी के बाहर निकलते हैं तब तो छिद्रों में से साबुन का पानी गिर जाता है और गंदे कपड़ों द्वारा खींच लिया जाता है। इस प्रकार गंदे वस्त्र को बिना ऊपर उठाए सक्शन की सहायता से उसका साबुन का घोल खींचा जाता है एवं पुनः उसमें भिगोया जाता है। इस विधि से न वस्त्रों को हानि पहुंचती है और न अधिक श्रम लगता है। कम श्रम से ही चूषण के सिद्धांत द्वारा वस्त्रों से गंदगी निकल जाती है। तत्पश्चात वस्त्र को कई बार इसी तरह दबा दबाकर स्वच्छ जल से धोकर साबुन का अंश पूरी तरह निकाल देते हैं। कपड़े धोने की मशीन द्वारा, हमारे देश में भी वॉशिंग मशीन सुलभता से मिलने के कारण कई घरों में इसका उपयोग होने लगा। मशीन की सहायता से कम साबुन का उपयोग करके एक बार में बहुत कम मेहनत से ढेर सारे मैले वस्त्र धोए जा सकते हैं। भारी, मोटे, अधिक मैले वस्त्र जो पहले घर में धोना असंभव था तथा जिनकी धुलाई के लिए धोबी पर निर्भर रहना पड़ता था, अब वॉशिंग मशीन द्वारा धोए जा सकते हैं। वॉशिंग मशीन कई प्रकार की विभिन्न दामों की मिलती हैं। मशीन की कीमत उससे प्राप्त होने वाली सुविधाओं पर निर्भर करती है। कई मशीनें हस्तचालित होती हैं तो कुछ विद्युत चालित। कुछ मशीनों में
पानी स्वयं विद्युत हीटर द्वारा गर्म हो जाता है। कुछ मशीनों में ऐसी कोई सुविधा न होने के कारण ठंडे जल में ही कपड़े धोने पड़ते हैं। ठंड का मौसम होने पर अधिक गंदे वस्त्र होने पर पहले से गर्म किया हुआ पानी मशीन में डालना पड़ता है। कुछ मशीनों में कपड़े अपने आप स्वच्छ होकर निचोड़कर सूख कर निकलते हैं। ऐसी मशीनें भी हैं जिनमें वस्त्र धुल जाते हैं, किंतु उन्हें हाथ से निचोड़कर बाहर सुखाना पड़ता है। झाग में कितनी देर वस्त्रों को घुमाया जाए यह वस्त्रों की गंदगी एवं रेशे के प्रकार पर निर्भर करता है। कोमल रेशेदार वस्त्रों की आवश्यकता से अधिक समय तक मशीन में घुमाने पर उनके रेशे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा बनावट एवं बुनावट पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आगे मशीन में वस्त्र धोने की समय की तालिका वस्त्र के रेशों के आधार पर दी गई है। मशीन में वस्त्र धोने की तालिका सूती व मिश्रित सफ़ेद है तो 3 मिनट, रंगीन है तो 2 मिनट, रंगीन छपाई युक्त 2 मिनट। वस्त्र का प्रकार रेशमी 1 मिनट, सफ़ेद 2 मिनट, रंगीन 1.5 मिनट, रंगीन छपाई 1 मिनट, कृत्रिम मिश्रित सफ़ेद 1.5 मिनट, रंगीन 1.5 मिनट। मशीन में वस्त्र धोते समय देख लें कि वस्त्र स्वच्छ हो रहा है कि नहीं। कॉलर अथवा इत्यादि का मैल छूटा न हो तो हल्के हाथ से रगड़कर अथवा ब्रश की सहायता से मैल रगड़कर वस्त्र को पुनः मशीन में डाल दें। कुछ वस्त्र धोने के बाद यदि बहुत अधिक मैला हो तो अथवा उसका झाग समाप्त हो गया हो तो पानी बदलकर दूसरा झाग तैयार कर लें। पानी में जब तक झाग रहता है तभी तक कपड़े स्वच्छ करने की क्षमता रहती है। मशीन में धुलाई करते समय कुछ सावधानियों को बरतना आवश्यक है, तभी मशीन लंबे समय तक सेवाएं देने में सक्षम हो सकेगी। ये सावधानियां निम्नानुसार है। वस्त्र धोते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। मशीन के स्विच पर पानी नहीं गिरने दें, अन्यथा करंट लगने की संभावना रहती है, और ना ही स्विच को भीगे हाथों से पकड़ें। मशीन में अंकित चिन्ह से अधिक पानी भूलकर भी न डालें, क्योंकि मशीन के चलाने पर पानी उबालकर बाहर निकलने लगेगा, जिससे हो सकता है मशीन की मोटर खराब हो जाए। रंगीन एवं श्वेत वस्त्रों को अलग अलग डालने चाहिए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि रंगीन वस्त्रों को रंग छूटकर सफ़ेद वस्त्रों पर लग जाए। मशीन में अत्यधिक वस्त्र होने के लिए नहीं डालना चाहिए। अत्यधिक भार से मशीन खराब भी हो सकती है। धुलाई के बाद मशीन की सफाई अनिवार्य रूप से कर देनी चाहिए। इसे ठीक प्रकार से धो पोंछकर सुखाकर ढक्कन से बंद करके रखना चाहिए। मशीन का यूं ही बिना पानी के नहीं चलाना चाहिए। मशीन के साथ मिले निर्देशों को अवश्य पालन करना चाहिए। मशीन में समय समय पर तेल डालते रहना चाहिए, इससे मशीन का जीवन काल लंबा हो जाता है तथा धुलाई क्रिया भी बिना झंझट के अवरोध उत्पन्न किए सहजता से संपन्न होती रहती है। मशीन को तेज धूप एवं बारिश से बचाना चाहिए। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। रुई को बिनौले से हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। प्राकृतिक तंतु का उदाहरण रुई है। जंतु तंतु का उदाहरण ऊन है। रेशम का कीट है। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा नायलॉन है। निम्नलिखित में कौन सा रेयान का एक स्रोत है। काष्ठ लुगदी पॉलीकार्ड बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं। पॉलिस्टर एवं कपास। निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चयन मेलामाइन है। रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ रेयान है। खाना बनाने के बर्तनों को हल्के तैयार करने के लिए बेकेलाइट यूज में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित पदार्थों का समूह है। पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट। जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार बनाने के काम में आता है वो पेट रहता है। रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज चोल से। रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है। प्यूपा से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं बनता। एक्रिलिक से।